हमें कोई इश्यूज हो भी रहे हैं राइट, तो हम नहीं बोलेंगे कि हम चलो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को दिखा लेते हैं, राइट। हम बोलेंगे कुछ नहीं हो रहा, नज़र लग गई है किसी की। एंड कहीं ना कहीं ये विमेन में भी एक आइडिया बैठ गया है कि अगर इफ अ मैन इज क्राइंग देन इट्स अ वेरी बिग डील, इट्स अ वेरी बिग डील कि अरे मैं तो, बट कभी लोगों को समझ में भी नहीं आता है कि उनके साथ हो क्या रहा है, विच इज़ वाई उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू इवन एक्सप्रेस देमसेल्व्स। हम जैसे एनजाइटी फील हो रही है, फॉर एग्जांपल मिडनाइट हो गई, पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो ऐसे में उस समय क्या करना चाहिए जिससे वो सेटल डाउन हो जाए? और कभी आपने अगर सुना हो लोग नर्वसनेस में जब होते हैं तो उनको बार बार बाथरूम जाने का एक नीड ये देखा फील है। होती है। मतलब जो रोता रहता है छोटी छोटी बातों पे, वो डिप्रेशन और स्ट्रेस में नहीं है। आफ्टर अ वाइल men stop giving those emotions, they stop expressing those emotions, वो करते ही नहीं है। कि मैं कैसे पता करूं कि आई एम इन अ गुड स्पेस ऑफ मेंटल हेल्थ और मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी है। एंड दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी ऑल्सो अंडरस्टूड बाय द ओल्डर जनरेशन कि अब यूथ की सिचुएशंस भी काफ़ी डिफरेंट है than what they had gone through or the kind of stresses that they were going through. There is a lot of change in the kind of problems that the youth is also right now currently. हेलो माय व्यूअर्स, आज हम इस पॉडकास्ट में लाए हैं जसमीत कौर को, जो हमारी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं। तो बहुत सारे हमारे मिथ्स हैं जो हम क्लियर करेंगे उनके साथ बात करके, एंड आई होप आप अपनी मेंटल हेल्थ को प्रेफरेंस देंगे और उसे एक हैप्पी स्पेस में रखेंगे, ताकि सोरासिस जैसी या कोई भी स्किन डिसीज या एनी अदर डिसीज आपको छू ना पाए और आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच। आज इस एपिसोड में हम बहुत सारे टैबूज क्लियर करने वाले हैं, राइट? और बहुत सारे मिथ्स और कन्फ्यूजन्स एंड अबाउट द मेंटल हेल्थ के जो टर्म्स होते हैं उनके बारे में। तो स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक चीज़ मैम, कि आपके हिसाब से मेंटल हेल्थ क्या है? आई थिंक मेंटल हेल्थ आपकी ओवरऑल होलिस्टिक हेल्थ मैं डेफिनेटली बोलूँगी। It's not just anything that has to do with your brain. It is a part and parcel of your everyday life. आप जिस तरीके से आपका आउटलुक होता है, आपके परसेप्शंस होते हैं, आप किस चीज़ में बिलीव करते हैं, किस चीज़ में नहीं करते हैं, all of those things make up your mental health. आपकी इवन फिजिकल हेल्थ कैसी है, क्या चल रहा है, और आपके इमोशंस, सबसे बड़ी बात आपके इमोशंस आर समथिंग दैट अगेन आर अ वेरी वेरी बिग पार्ट ऑफ योर मेंटल हेल्थ। सो और एक मेंटल हेल्थ हमारा हमेशा एक स्पेक्ट्रम पे चलता है। इट्स नॉट कि कुछ बहुत ब्लैक एंड वाइट है उस चीज़ में, काफ़ी एक बहुत ही लंबा और बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है मेंटल हेल्थ। तो इस स्पेक्ट्रम में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं मैम, इफ़ वी आर कंसिडरिंग आवर मेंटल हेल्थ, राइट? तो वो इस स्पेक्ट्रम में कैसे फुलफिल होना चाहिए? फुलफिल इन द सेंस, आप क्या कह सकते हैं? इन द सेंस कि मैं कैसे पता करूं कि आई एम इन अ गुड स्पेस ऑफ मेंटल हेल्थ और मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी है? ओके, ऑल राइट, ठीक है। इसके काफ़ी साइंस होते हैं। एक सबसे बड़ा साइन होता है कि आप बहुत काम रहते हैं, राइट? काम रहते हैं नॉट इन टर्म्स ऑफ कि आपको कभी गुस्सा नहीं आता या कभी आपको इमोशंस फील नहीं होते, नॉट इन टर्म्स ऑफ दैट। आप तब भी काम हो जब आपको ये सारे इमोशंस भी फील हो रहे हैं, आपको पता लग रहा है कि आपको ये सारे इमोशंस भी फील हो रहे हैं, एंड इवन देन आई थिंक यू आर वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ योर सेल्फ। दैट इज़ अ वेरी बिग साइन दैट यू आर इन अ गुड मेंटल हेल्थ स्पेस। ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ कि जब आपकी लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई भी एक स्ट्रेसर आता है आपकी लाइफ में, अगेन इसका मतलब ये नहीं कि आपको इमोशंस फील नहीं होते हैं, सब होता है, हम इंसान हैं, दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग दैट हैपन्स कि हमें इमोशंस फील होते हैं। बट उस टाइम एक जो
कॉन्फिडेंस होता है कि वील गेट थ्रू दिस, दैट इन इटसेल्फ इज ऑल्सो अ वेरी बिग साइन दैट कि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है. अच्छा, मतलब आप ये बता रहे हैं कि अगर हम गुड मेंटल हेल्थ वाली स्पेस में हैं तो भी हमें गुस्सा, रोना, हंसना, उदासी आ सकता है, एंड दीज आर आवर इमोशंस ओनली, राइट? Absolutely. Okay. Absolutely. You're more accepting of your emotions when you have a good mental health. हाँ, मतलब जो रोता रहता है छोटी छोटी बातों पे, वो डिप्रेशन और स्ट्रेस में नहीं है, नॉट नेसेसरली, राइट? Not necessarily. या उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, हम ये नहीं बोलेंगे. बिल्कुल भी नहीं, हम ये Okay. बोल ही नहीं सकते. देर आर अगेन रीजन्स फॉर दैट ऑल्सो. अगर आप छोटी छोटी बातों पे लेट्स से रोते हैं या लेट्स से क्रिप करते हैं, राइट? एक तो वो पर्सनैलिटी आपकी बहुत डिपेंड करती है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, राइट? सेकेंड थिंग इज कि मे बी हो सकता है दैट पर्सन इज a little more sensitive than yes. other people with certain things that happen in their lives. लेकिन इससे हम ये definitely नहीं बोल सकते कि वो इंसान डिप्रेस्ड है या उसको डिप्रेशन है. हम ये चीज़ या उसकी मेंटल हेल्थ या अच्छी उसकी नहीं है, मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, हम ये चीज़ तो डेफिनेटली हम लेबल तो डेफिनेटली नहीं लगा करेंगे, सकते right. एट ऑल अनटिल एंड अनलेस हम एक प्रोफेशनल के पास जाके हम उनका पूरा टेस्टिंग हो रहा है, डायग्नोसिस मिल रहे हैं, दैट्स अनदर थिंग ऑल टुगेदर. ओके. तो मैम आपने बात करी कि हम किसी एक्सपर्ट के पास जाके जब तक हमें ये डायग्नोसिस ना मिल जाए तब तक हम वी कांट लेबल कि हाँ ये मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है इस पर्सन की और ये अच्छी मेंटल हेल्थ में नहीं है, राइट. बट ये टैबू है स्पेशली इन इंडिया कि हम दिमाग के डॉक्टर के पास जाने से बहुत बचते हैं. अगर हमें कोई इश्यूज हो भी रहे हैं, राइट, तो हम नहीं बोलेंगे कि हम चलो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को दिखा लेते हैं, राइट. हम बोलेंगे कुछ नहीं हो रहा, नज़र लग गई है किसी की, है ना, या हम वेकेशन पे चले जाते हैं या हम थोड़ा सा अपना रूटीन थोड़ा चेंज कर लेते हैं. बट हम कभी ये एक्सेप्ट नहीं करते कि हम दिमाग के डॉक्टर के पास चले जाते हैं. तो वो इतना अंडररेटेड क्यों है? आई थिंक इसका ये तो बहुत ही लंबा और बहुत ब्रॉड सवाल आपने मेरे से पूछा है, बट आई थिंक आई विल ट्राई टू कंसाइज इट एज मच एज पॉसिबल. सबसे बड़ा टैबू इसलिए है क्योंकि मेंटल हेल्थ इन इंडिया हैज़ ओनली कम वेरी वेरी रिसेंटली. पीपल हैव बिकम अवेयर अबाउट इट वेरी वेरी रिसेंटली कि हम लेट्स से लास्ट के 40-50 साल में अभी थोड़ा सा मेंटल हेल्थ को लेके थोड़ा शुरू हुआ है अवेयरनेस. उससे पहले आई डोंट थिंक कोई ऐसी अवेयरनेस थी इन इंडिया एटलीस्ट. बाहर ऑलरेडी चीज़ें शुरू हो चुकी थी, डेवलपमेंट्स भी हो चुकी थी और काफ़ी टाइम से ही इनफैक्ट वो डेवलपमेंट्स हो भी रही हैं. सेकेंड थिंग इज़ दिस टैबू इज़ ऑल्सो समथिंग, सिंस अवेयरनेस नहीं थी पहले, वो टैबूज़ बनते चले गए आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम. अगर हम नॉर्मली भी देखें कि कुछ लेट्स से अ पर्सन इज टू हैप्पी, तो उसको भी कुछ ऐसे नॉर्मली नहीं देखा जाता है. इट्स ऑलवेज टेकन टू बी कि कुछ तो गड़बड़ है, हाँ. इस इंसान में, राइट. तो सिंस अवेयरनेस नहीं थी तो वो टैबूज बढ़ते चले गए, बनते चले गए, एंड सिंस जनरेशंस अगेन ऑल्सो दे हैव बीन गोइंग ऑन वेरी वेरी स्ट्रांगली बिकॉज majority of people believe in that. तो एक ये नंबर ऑफ पीपल भी बहुत मैटर करता है इसमें कि सिंस majority लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं, वो बहुत आउट नंबर कर देते हैं बेसिकली टू अदर पीपल जिनको थोड़ी बहुत भी अवेयरनेस अगर होती भी है. तो अनदर पॉइंटर इज कि एज सून एज साइकाइट्रिस्ट्स का नाम आ जाता है या कुछ साइकोलॉजिस्ट का नाम आ जाता है, that's usually like a last resort for a lot of people. पहले वो अपने घर के नुस्खे अपनाएंगे, वो पहले अपना घर पे जो भी उनकी थ्योरीज हैं, पूजा वगैरह करना, which again I'm not against at all. कुछ ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं करना चाहिए, but it's become a last resort for a lot of people to go to a psychologist or to go to a psychiatrist and to talk.
with a professional. और one thing that adds on to this taboo also a little bit is कि हम बाहर वाले से जाके क्यों अपनी problems शेयर करें. ये तो फैमिली की है या हमारी है तो हम नहीं करते हैं, राइट? Absolutely. तो ये सारी चीज़ें कंबाइन होके अगेन एक तरीके से वो लास्ट रिजॉर्ट बन जाता है. बट आई एम ऑल्सो, मैं ये नहीं कहूँगी कि चेंजेस नहीं आए हैं. डेफिनेटली काफ़ी चेंजेस आए हैं. देर आर अ लॉट ऑफ पीपल, एटलीस्ट द यंगस्टर्स, हु आर वेरी वेल अवेयर ऑफ व्हाट मेंटल हेल्थ इज. स्कूल्स में इतने प्रोग्राम्स अब होने शुरू हो गए हैं टू मेक चिल्ड्रन अवेयर अबाउट मेंटल इश्यूज फ्रॉम अ वेरी यंग एज. दैट्स ऑल्सो अ ग्रेट इनिशिएटिव दैट पीपल टेक नाउअडेज ऑल्सो. तो अब डेफिनेटली चेंजेस आना शुरू हुए हैं, बट दैट्स ओनली बिकॉज कि अब अवेयरनेस क्रिएट होनी शुरू हो गई है. तो फाइनली पहले तो आते भी नहीं थे लोग, तो अब फाइनली वो एज अ लास्ट रिजॉर्ट ही चाहे दे आर स्टिल कम. दे आर मेकिंग एन एफर्ट. और एब्सोल्युटली, मतलब थोड़ा ओपन माइंड रखना अब लोगों ने शुरू किया है. हाँ, which means कि अब वो अपनी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हैं, राइट? एब्सोल्युटली. सो मैम, जैसे मैंने पेशेंट आते हैं मेरे पास ना, मैंने देखा है कि छोटा सा बच्चा भी आया है, अगर हम उससे हिस्ट्री टेकिंग पार्ट में पूछते भी हैं कि कोई ऐसा हादसा तो नहीं हुआ, इंसिडेंट तो नहीं हुआ कि बच्चे को परेशानी हुई हो या ये डर गया हो, तो मुझसे यूजुअली उसके जो अटेंडेंट्स होते हैं वो बोलते हैं मैम इस बच्चे को क्या ही स्ट्रेस होगा, क्या ही हादसा हुआ होगा इसके साथ, ही इज ओनली 4 ईयर 5 ईयर ओल्ड और 6 ईयर ओल्ड, राइट? तो आप कैसी बातें कर रहे हो, वो मुझे ऐसे बोल जाते हैं, राइट? तो ऐसे मतलब उन स्टेजेस पे या उन हमारी जो लाइफ है हमारा 5 ईयर 4 ईयर और 6 ईयर, वहाँ पे भी ऐसे सिनारियोज होते हैं जहाँ बच्चे को ऐसे डेवलप हो सकता है, लाइक स्ट्रेस और एंजाइटी और फियर, समथिंग लाइक दैट, राइट? बिल्कुल हो सकता है. हम जब बड़ों की नज़रिए से हम एक बच्चे की लाइफ देखते हैं, कंपैरेटिवली हमारे स्ट्रेसर्स ज़्यादा होते हैं या डिफरेंट होते हैं? डिफरेंट होते हैं, राइट? जब हम बच्चे की लाइफ को एज एन इंडिविजुअल देखते हैं, what's happening is that person or that human being is also living life for the very first time. Yes, experiencing it for the first time, dealing with people for the very first time. तो इसलिए जब हम वो चीज़ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, इसलिए हमें लगता है कि अरे बच्चे को क्या स्ट्रेस है, राइट? लेकिन अब बच्चा तो पहली बार ही उस चीज़ को डील कर रहा है ना. चाहे वो एग्जाम्स हो, चाहे वो फ्रेंड्स बनाना हो, फ्रेंड्स की फ्रेंडशिप्स ब्रेक हो जाती हैं, रिलेशनशिप्स में आते हैं, रिलेशनशिप्स ब्रेक हो जाती हैं. दीज आर वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस फॉर अ चाइल्ड टू बी इन, क्योंकि अगेन वो पहली बार इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम करके आ गए हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि क्या ही स्ट्रेस है, राइट? एब्सोल्युटली. तो मैम ऐसा होता है कि जो हमें चाइल्डहुड में जो ट्रॉमास होते हैं छोटे छोटे, जैसे आपने एग्जांपल दिए कि चाहे वो फ्रेंड्स बनाना हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, या फिर वो एक स्टेज को ही फेस करना क्यों ना हो, पब्लिक गैदरिंग्स हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, पीयर प्रेशर क्यों ना हो, तो ये आगे जाके उनको प्रॉब्लम देते हैं उनकी पर्सनालिटी मेकिंग में या कॉन्फिडेंस में या किसी चीज़ को फेस करने में? डेफिनेटली. आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस एज अ चाइल्ड, आपने जो भी लाइफ एक्सपीरियंसेस से आप गो थ्रू करते हो, दे मेक अप द पर्सनैलिटी दैट यू डेवलप एज एन अडल्ट एज वेल. क्योंकि उस टाइम बच्चा बेसिकली बहुत ही एक, जैसे वो बोलते हैं ना, माटी का पुतला होता है, उसको जैसे भी आकार दे दो वो वैसे ही बन जाता है, राइट? तो वो लिटरली एक क्ले का पॉट है, बिल्कुल सॉफ्ट क्ले का पॉट है उस टाइम पे. तो आप थोड़ा सा भी उस पे कोई एक डेंट मारोगे तो वो लाइफ लॉन्ग रहता है, अनटिल अनलेस कि हम उस पे काम करें, हम एक्चुअली उस पे अटेंशन दें कि हाँ, हम एक्नॉलेज करें कि हाँ भाई एक ये डेंट है जो हमें ठीक करना है. दैट आई थिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम. बट टू आंसर योर क्वेश्चन, हमारे अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत शेप अप करते हैं कि हम एज एन अडल्ट्स कैसे बनते हैं. अनदर थिंग दैट ऑल्सो शेप्स अप आवर पर्सनैलिटी इज हाउ द पीपल अराउंड अस ऑल्सो डील विद अस. जब हम बच्चे थे तो हमारे पेरेंट्स, हमारी टीचर्स, हमारे पियर्स, उन्होंने हमारे साथ कैसे डील किया जब हम उनके पास गए किसी इशू को लेके या बात करी किसी इशू को लेके, उन्होंने हमें कैसे समझाया, क्या बताया, ये सारी चीज़ें मेक अप टू बी दिस वन अडल्ट that grows up into his own or her own personality.
तो डेफिनेटली लाइक हमारे अर्ली एक्सपीरियंसेस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, विच इज़ वाई काउंसलिंग में भी हम हिस्ट्री सबसे पहले लेते हैं. चाइल्डहुड के बारे में काफ़ी पूछते हैं कि कैसा रहा आपका चाइल्डहुड, आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहे, फ्रेंड्स थे या नहीं थे. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर अस ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा Exactly. या कहाँ से वो चीज़ शुरू हुई है. मे बी वो डीप सीटेड बहुत अर्ली शुरू हो गई और अब वो क्रॉनिक हो गई है और वो सिवियर हो गई है, बट स्टार्टिंग पॉइंट तो हैज़ टू बी समवेयर इन चाइल्डहुड ओनली, राइट? ओके, सो मैम अभी जैसे एवरी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन इज़ यूजिंग द टर्म स्ट्रेस, राइट? मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे आज काम मेरा पूरा नहीं हुआ या मेरा आज टारगेट पूरा नहीं हुआ तो मुझे मैनेजर से डांट पड़ गई, मुझे स्ट्रेस हो गया, अब मैं काम नहीं कर सकता. तो एवरी सेकेंड और थर्ड पर्सन इज यूजिंग दिस टर्म स्ट्रेस और डिप्रेशन. तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज एक्चुअली द स्ट्रेस और द डिप्रेशन? Okay. Stress is a normal again part of life. Daily routine. It's a daily routine कि आपको थोड़ा भी कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होता है, कुछ सिचुएशन ऐसी आती हैं जहाँ पे आप स्ट्रेस्ड हो सकते हो, ठीक है. इसको हम अक्यूट स्ट्रेस बोलते हैं. Okay. अक्यूट स्ट्रेस होता है जो बहुत शॉर्ट टर्म होता है. जैसे एग्जाम्स आ गए, एग्जाम्स बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, तो उस टाइम के लिए हमारा अक्यूट स्ट्रेस रहता है. लेकिन जब ये स्ट्रेस कंटिन्यू होता रहता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम क्रॉनिक स्ट्रेस बोलते हैं. Okay. ठीक है. अब जैसे ही वो अक्यूट स्ट्रेस एक क्रॉनिक स्ट्रेस में चेंज हो जाता है, दैट इज मोर ऑफ लाइक अ गेटवे ऑफ अदर थिंग्स दैट कैन ऑल्सो डेवलप इन दैट पर्सन. अब वो क्या डेवलप होता है, किस तरीके से डेवलप होता है, वो उस इंसान के ऊपर डिपेंड करता है. एंड कभी हमारी इवन जीन्स, हमारी हेरिडिटरी जो जनरेशनल चीज़ें चली आ रही हैं, उस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है. सो दैट्स व्हाट हैपन्स यूजुअली. और हमारा क्रॉनिक स्ट्रेस जैसे ही क्रॉनिक स्ट्रेस के एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, जैसे कुछ कांस्टेंट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कांस्टेंट रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं, ये लंबे समय तक चीज़ें काफ़ी चलती हैं और ये आपकी एवरीडे लाइफ में भी इंक्लूडेड रहती हैं. तो इसको हम फिर क्रॉनिक स्ट्रेस बोलते हैं, विच इज़ अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेस. यूजुअली जैसे लोग अब यूज़ करना शुरू हो गए हैं ये टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी कि मैं डिप्रेशन में हूँ या मैं स्ट्रेस में हूँ. सबसे पहली बात तो अगर कोई इंसान डिप्रेशन में है, वो कभी कभार वो टर्मिनोलॉजी यूज़ कर ही नहीं पाते. वो उन्हें पता ही नहीं होता वो डिप्रेशन में. एब्सोल्युटली उनको पता ही नहीं होता कि उनके साथ हो क्या रहा है एग्जैक्टली. उनको ये समझ में आ रहा होता है कि क्या चल रहा है, कि मेरा वो हम सिम्टम्स वगैरह के बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे, बट कभी लोगों को समझ में भी नहीं आता है कि उनके साथ हो क्या रहा है, विच इज़ वाई उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू इवन एक्सप्रेस देमसेल्व्स, कि क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है. तो स्ट्रेस अगर हम बोलें, अगर हम उनके सिम्टम्स वगैरह के भी बारे में अगर हम बात करते हैं, स्ट्रेस कहीं ना कहीं अगर आपकी स्लीप पे सबसे पहले तो इफ़ेक्ट करना शुरू करता है. या तो आप बहुत ज़्यादा सोने लग जाएंगे या तो आप बिल्कुल नहीं सोएंगे. अच्छा. आपकी गट हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है स्ट्रेस. या तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा या तो आपको लूज मोशंस हो जाएंगे. दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर इन फैक्ट. और कभी आपने अगर सुना हो, लोग नर्वसनेस में जब होते हैं तो उनको बार बार बाथरूम जाने का एक नीड ये देखा फील होती है. या कोई पब्लिक गैदरिंग में जाना है या नर्वसनेस हो रही है या कोई सोशल गैदरिंग है तो राइट, दे स्टार्ट गोइंग वॉशरूम्स अगेन एंड अगेन. एब्सोल्युटली. सो दैट्स ये कोरिलेशन है कि कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस डेफिनेटली एक डेवलप हो रहा है. तो वो सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप अक्यूट स्ट्रेस से गुजर रहे हो या आप क्रॉनिक स्ट्रेस से गुजर रहे हो. दैट कैन डेफिनेटली लीड टू दीज प्रॉब्लम्स लाइक डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड अदर मूड डिसऑर्डर्स भी कभी कभी हो सकते हैं. और अगर बिल्कुल ही अनट्रीटेड चला जाता है तो इट कैन ऑल्सो टेक a turn into psychosis as well.
So that's something that's very important for us to understand कि stress के ये क्या symptoms हैं, वो definitely आपकी body में कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा है. तो एक इंडिविजुअल मैम एंजाइटी कैसे पता कर सकता है कि मुझे एंजाइटी हो रही है? एंजाइटी भी एक तरीके से अगर हम बात करें तो बहुत ही इसके भी बहुत सारे कॉजेज होते हैं, राइट? कि या तो अगर आपकी कहीं फैमिली में ही ये एंजाइटी चलती हुई आ रही है तो वो यूजुअल है, या बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि वो आगे जनरेशन्स को भी मिलती है. अच्छा. सेकेंड थिंग इज़ एंजाइटी भी आपके जितने भी कुछ इमोशंस वगैरह होते हैं जो शायद हमने किसी से बात नहीं करी है या सप्रेस कर दिए हैं, तो वो कहीं ना कहीं अक्यूमुलेट होके फाइनली एक ऐसे पॉइंट पे निकलते हैं जहाँ पे हमें आइडिया भी नहीं होता कि ऐसा हो भी क्यों रहा है. सो सिम्टम्स की अगर हम बात करें, पैल्पिटेशंस होते हैं, जैसे हार्ट रेसिंग बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है. किन्हीं लोगों को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी शुरू हो जाती है, अगेन इन पर्टिकुलर सिचुएशंस हो सकता है, या फिर एक जनरल स्ट्रेस, मतलब जो भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह कभी भी आया वैसे एक नेचुरल रिएक्शन भी हो सकता है. थर्ड थिंग इज आपके हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ जाते हैं इन दैट मोमेंट, एंड इट्स ऑल हैपनिंग इन दैट वन मोमेंट. ठीक है. अब हमारे तो दैट्स व्हाट्स कमिंग अप फिजियोलॉजिकली अगर हम एंजाइटी की बात कर रहे हैं तो. डिप्रेशन इज समथिंग दैट इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट. डिप्रेशन में अगेन हम बोलते हैं या तो हाइपरसोम्निया हो जाता है, जैसे लोग बहुत ज़्यादा सोने लग जाते हैं, या इंसोम्नियाक हो जाते हैं. तो जैसे आपके, अगर मैं लेमैन टर्म्स में बोलूँ, इफ़ यू नो अ पर्सन जो अपने यूजुअल बिहेवियर से थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है. ओके, राइट. That's the difference. तो वो ही क्रॉनिक होके डिप्रेशन बन जाता है. Exactly. This is what we are absolutely यही बात कर रहे हैं. ओके. सो मैम, इसमें अब जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डेली रूटीन में भी है या क्रॉनिक स्ट्रेस है, जो आजकल का हमारा यंग जनरेशन है, यूथ है, उनको इन सब चीज़ों से कैसे डील करना चाहिए? सबसे पहले तो आई थिंक अगर हम यूथ की बात कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन जैसे मैंने पहले बताया, लॉट ऑफ फैक्टर्स आ जाते हैं इस चीज़ में. सबसे पहले तो अगेन ये अवेयरनेस ही क्रिएट करना कि एक्चुअली में ये सब चीज़ें होती क्या हैं, दैट इज़ समथिंग दैट विल हेल्प द यूथ अ लॉट. सेकेंड थिंग इज़ कि हमारे आसपास के लोग, हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है, वो कैसा है, अगेन कैसे डील कर रहे हैं उस चीज़ से, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. उस चीज़, एक प्रोफेशनल हेल्प लेना at that particular time also becomes very very important. कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ कुछ constant स्ट्रेस चले ही जा रहा है आपकी लाइफ में, there is no harm in reaching out to a person or a professional in that space. And this is something that needs to be also understood by the older generation, कि अब youth की situations भी काफ़ी different है than what they had gone through, or the kind of stresses that they were going through. There is a lot of change in the kind of problems that the youth is also right now currently facing. तो ये भी एक acceptance लाना is also something that can help the youth at least reach out to their peers, reach out to their elderly, कि हाँ मुझे professional help की ज़रूरत है. बट मैम, जैसे एनजाइटी फील हो रही है, फॉर एग्जाम्पल मिडनाइट हो गई, पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो ऐसे में उस समय क्या करना चाहिए जिससे वो सेटल डाउन हो जाए? हम ग्राउंडिंग टेक्निक्स के बारे में काफ़ी बात करते हैं जब हम एंजाइटी से डील करते हैं. तो ग्राउंडिंग टेक्निक्स होती हैं कि उस टाइम जब आपको एंजाइटी हो रही है, आपका सारा ध्यान आपके इंटरनल मैकेनिज्म पे जा रहा है कि मुझे क्या फील हो रहा है, मुझे क्या चल रहा है, अंदर आपका एक इंटरनल फोकस चला जाता है. ग्राउंडिंग टेक्निक्स में क्या होता है कि हम वो फोकस को शिफ्ट करते हैं टू एक्सटर्नल थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड अस. हम अपने सेंसेस यूज
करते हैं. There's a technique called 5 4 3 2 1. ओके. ठीक है. So 5 things that I can see, 4 things that I can touch, 3 things. Basically हम उसमें अपने सारे सेंसेस को यूज करने की कोशिश करते हैं. हमारा टच, हमारी स्मेल, हमारी साइट, हमारी हियरिंग. डाइवर्जन, अ लिटिल बिट ऑफ डाइवर्जन. यस. तो वो जब हमारा फोकस एक्सटर्नल चीज़ों पे जब शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, दैट हेल्प्स इन डीलिंग विद एंग्जाइटी और दैट एंग्शियस feeling that you're getting at that particular time. So do medicines help in anxiety or with anxiety? That depends also. That depends upon की severity कितनी है. Okay. जैसे मैंने बोला कि mental health हमेशा एक spectrum पे रहता है, right? तो किसी को हो सकता है कि बहुत माइल्ड एंजाइटी ही है, किसी को मॉडरेट है, किसी को काफ़ी सीवियर है, राइट? तो वो सिवियरिटी के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है कि आपको उस टाइम मेडिकेशंस की रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं है. तो डेफिनेटली मेडिकेशंस हेल्प, बट अगेन उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल के पास जाने की सबसे पहले बहुत ज़रूरत है, ताकि आपको खुद भी पता चल पाए कि मेरी एंजाइटी कितनी सिवियर है, क्या सीन है, क्यों हो रही है. ये सब जानने में ही तो लिसन टू योर बॉडी एंड योर माइंड. यस. जैसे हम वो माइंडफुलनेस की हम बात करते हैं आजकल, being a little more mindful of what's going on inside of you, and also what's going on with the other person, sometimes can be a very big indicator and help for other people. True. So मैम, जैसे स्ट्रेस से आई हैव सीन पेशेंट, जैसे सोरासिस ठीक हो गया, राइट? और कुछ पेशेंट में सोरासिस हम 2-3 महीने में ठीक कर देते हैं, कुछ पेशेंट में 2 साल भी लग रहा है, 1 साल भी लग रहा है. एंड सोरासिस इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इटसेल्फ, राइट? तो स्ट्रेस, जो भी पेशेंट मैंने देखे हैं कि वो बहुत स्ट्रेसफुल हैं, मतलब कभी हंसते नहीं देखे, कभी नॉर्मल नहीं देखे, एक सैडनेस दिखती है फेस पे, और वो बहुत ज़्यादा बीमारी को लेके सोचते ही रहते हैं कि ठीक होगी नहीं होगी, ये ऐसी रहेगी, कोई फ़ायदा नहीं है, लाइक दैट. जो ये वाला एनर्जी लेके आते हैं या वाइब लेके आते हैं, उनका ट्रीटमेंट फिर लंबा चलता है, है ना? दे टेक टाइम टू रिकवर देयर सोरासिस, एंड ठीक हो भी जाते हैं तो फिर किसी स्ट्रेसफुल इवेंट की वजह से उनका सोरासिस रिलैप्स हो जाता है, राइट? एंड अदरवाइज नहीं होता, राइट? अदरवाइज पेशेंट कुछ भी खा रहा है, तब भी मैंने नहीं देखा कि पेशेंट जल्दी से वापस सोरासिस लेके आ रहा है. बट जहाँ पे वो स्ट्रेसफुल हुआ, राइट? रिसेंटली मेरी एक पेशेंट थी, मैं नाम तो नहीं लूँगी, बट उनको मैं 4-5 साल से डील कर रही हूँ. वो कुछ भी खाती हैं, वो बहुत गंदा लाइफस्टाइल है, ईटिंग हैबिट्स बहुत गंदी हैं, बाहर का ही खाना चलता है, नॉनवेज, एनिमल प्रोटीन ज़्यादा चलता है, बहुत पार्टीज़ करती हैं. बट उनका सोरासिस आता है, वो 1 महीना ट्रीटमेंट लेती हैं, पूरे साल सेटल रहता है, राइट? बट अभी जैसे उनकी शादी हुई और वो मतलब थिंग्स चेंज्ड एंड सिचुएशंस चेंज्ड, वो थोड़ा इतना स्ट्रेसफुल, मतलब वो मैंने 4 साल में पहली बार उसे रोते हुए देखा. एंड अब की बार जो सोरासिस आया वो स्ट्रेस की वजह से आया है, नॉट बिकॉज ऑफ द ईटिंग हैबिट्स, क्योंकि वो तो आ ही नहीं रहा था. तो ऐसा भी होता है कि हाउ इट इज़ इंटर रिलेटेड विद योर autoimmune disorders or any disease. Again, जैसे one thing that we have to understand is कि आपकी मेंटल हेल्थ आपकी फिजिकल हेल्थ को बहुत अफेक्ट करती है, और आपकी फिजिकल हेल्थ आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत अफेक्ट करती है. इट्स लाइक अ लूप, ये चलता रहता है. और ये अगेन दिस इज हाउ वी आर बिल्ट, राइट? दिस अफेक्ट कीप्स ऑन गोइंग एवरी नाउ एंड देन. तो हैविंग सेड दैट, अब जैसे स्किन डिजीजेस भी होते हैं, एज सून एज आप स्ट्रेस में आते हो, आपकी बॉडी क्या करती है, वो प्रोसेस करती है सबसे पहले तो कि अब कोई एक स्ट्रेसर आ गया है लाइफ में. अब उस स्ट्रेसर के साथ डील करने के लिए आपका ब्रेन आपकी बॉडी में एक सिग्नल भेजता है जो कॉर्टिसोल रिलीज करता है. कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन, राइट? अब वो कितना कॉर्टिसोल रिलीज करना है, कितना एडिक्वेटली जाना चाहिए, ये सब हमारा ब्रेन डिसाइड कर रहा है, राइट? जब कॉर्टिसोल रिलीज होता है हमारी वेन्स में, कुछ हमारे जो सेकेंड टियर फंक्शंस हैं बॉडी के, जैसे डाइजेशन, वहाँ से वो एनर्जी हम दूसरी तरफ लगा देते हैं टू सॉल्व the stressor or the immediate stressor that has come into play. क्योंकि अब ब्रेन को लग रहा है कि हमें इस तरफ एनर्जी लगाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम इसलिए अब वो कॉर्टिसोल रिलीज कर रहे हैं हमारी बॉडी में, राइट? जैसे ही कॉर्टिसोल रिलीज होता है, सबसे पहले हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, और
व्हाट हैपेंस इज कि हमारा डाइजेशन सबसे इट टेक्स अ बैक सीट, ठीक है, हमारी गट हेल्थ सबसे पहले अफेक्ट होनी शुरू हो जाती है। सेकेंड थिंग इज कि हमारे ऑयल ग्लैंड्स बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं ड्यू टू कॉर्टिजोल, जो हार्मोन बेसिस, जो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, वो ऑयल ग्लैंड्स आपके हेयर में भी, हेयर फॉलिकल्स में एक्टिव हो जाते हैं, आपके स्किन में भी एक्टिव हो जाते हैं, विच कैन ऑल्सो लीड टू एक्ने, राइट, क्योंकि अब ऑयल डेवलप हो गया आपकी स्किन में, वो इन्फ्लेमेशन, एवरीथिंग एल्स, एब्सोल्युटली। तो अब क्या होता है कि हमारा बॉडी का जो ये एक मैकेनिज्म है टू डील विद स्ट्रेसर्स, ये तो चलता है, राइट, ये एक टेम्परेरी, जैसे ही कुछ सिचुएशन आई वैसे ही हमारी बॉडी ने ऐसे रिस्पॉन्ड किया। अब अगर वो स्ट्रेस, अगेन हम क्रॉनिक स्ट्रेस पे आ गए फिर से, कि अगर वो स्ट्रेस चलता ही जाता है तो आपकी बॉडी में कॉन्स्टेंटली कॉर्टिजोल रिलीज होता जा रहा है। इन सब के चलते चलते हमारी अगेन सिंस इम्यूनिटी अफेक्ट हो गई है, इसकी वजह से हमारे वी आर मोर प्रोन टू डेवलप इन्फेक्शंस, वी आर मोर प्रोन टू डेवलप स्किन डिजीजेस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, हमारा वेट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, ये सारी चीज़ें वो हमारा फिजियोलॉजिकल चेंजेस बेसिकली अब आने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे हम सोराइसिस के बारे में भी अगर हम बात ऑल्सो सोराइसिस में मैम एक मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस है जो लोगों का शायद शैटर्ड हो जाता है, राइट, क्योंकि स्किन डिसीज है एंड स्किन इज़ द फर्स्ट थिंग टू विच इज़ अपीयरिंग इन फ्रंट ऑफ एनीबडी, राइट, एंड वो जब अफेक्ट होती है तो उनका कॉन्फिडेंस एंड देन उनका जो सेल्फ एस्टीम है वो भी बहुत शैटर्ड हो जाता है। तो ऐसे में पेशेंट जो आते हैं वो ये इतना ढक के आते हैं खुद को, लाइक यहाँ तक ग्लव्स पहन के, फेस कवर करके या अपना हेड कवर करके, वो सारा कवर्ड आए हैं और वो चाहते ही नहीं कि लोग उन्हें ऐसे देखें। तो ये ऐसा, एक तो सोसाइटी ऑफ कोर्स, क्योंकि सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है, खुद को भी एक्सेप्टेंस नहीं है जिससे बीमारी हो रही है, तो बट ऐसे में हम उनको कैसे नॉर्मलाइज कर सकते हैं टू डील विद देयर कॉन्फिडेंस एंड देयर सेल्फ एस्टीम? मैं एक चीज़ तो डेफिनेटली और मेंशन करना चाहूँगी इसमें, जैसे आपने बोला ना कि एक सोसाइटल एटीट्यूड जो है टुवर्ड्स स्किन डिजीजेस, वो इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा एक फियर ऑफ जजमेंट क्रिएट कर सकता है। तो सिंस ये चीज़ें इतनी नॉर्मलाइज्ड नहीं हैं, इनके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, उस चीज़ से फिर वो सोसाइटी भी बेसिकली अब वो फियरफुल हो जाती है। वो हमारे, लाइक यू सेड कि स्किन इज समथिंग और आर फेस और आर बॉडी इज समथिंग दैट कम्स फर्स्ट, राइट, हम सबसे पहले वही चीज़ एक देखते हैं। तो हमारा सोसाइटल एटीट्यूड कैसा है टुवर्ड्स दीज डिजीजेस बहुत अफेक्ट करता है एक इंसान का खुद का परसेप्शन भी डेवलप करने में, कि वो अपनी डिजीज़ को या वो अपनी स्किन को, अपने अपीयरेंस को कैसे देखता है। सेकेंड थिंग दैट ऑल्सो अफेक्ट्स इज कि उस स्किन डिजीज़ की सिवियरिटी कितनी है। वो भी एक कहीं ना कहीं ये भी कनेक्टेड ही है कि जितना सिवियर एक स्किन डिजीज़ होता है उतना फियर ऑफ जजमेंट एक इंसान में आ जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम हैविंग एक्ने ऑन माई फेस, देयर विल बी टाइम्स वेयर आई वुड वांट टू लाइक हाइड माई फेस इन द कैमरा, मैं वो कुछ करना चाहूँगी, बट आई थिंक दिस इज ऑल्सो ऑन अ वेरी बिग स्पेक्ट्रम हियर, कि सिवियरिटी उस चीज़ की भी कितनी है वो भी बहुत बहुत डिपेंड करता है। मैनेजमेंट के अगर हम इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं, आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट यू आर ऑलरेडी डूइंग, विच इज़ वन, क्रिएटिंग अवेयरनेस कि ये डिजीज़ेज़ या ये स्किन डिजीज़ेज़ क्या होते हैं एग्जैक्टली, क्या कॉज करते हैं इन चीज़ों को, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं सोसाइटी को अवेयर कराना इज़ समथिंग दैट विल ब्रिंग अबाउट अ ह्यूज चेंज इन पीपल। सेकेंड थिंग इज़ कॉन्शियसली अपना कहीं ना कहीं एक माइंड और एटीट्यूड चेंज करना टुवर्ड्स दीज स्किन डिजीजेस, कि आप अवेयरनेस आप पूरी क्रिएट कर लेंगे, लेकिन अगर उस इंसान को ये चीज़ सुननी ही नहीं है, वो बहुत बड़ी
एक पॉइंट सेल्फ एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी, व्हाट आई फील इज कि एब्सोल्युटली। एंड हम ये नहीं कह रहे कि सेल्फ एक्सेप्टेंस ये हो गई कि हम बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ है, हमें कोई डिजीज नहीं है, यू नो, दैट्स नॉट द काइंड ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस वी आर टॉकिंग अबाउट। सेल्फ एक्सेप्टेंस में बेसिकली ये आ जाता है कि हाँ मुझे ये डिजीज है, लेकिन मैं काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ इस चीज के ऊपर, ये चली जाएगी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये एक माइंड, ये आउटलुक डेवलप करना ये ऑटोमेटिकली नहीं होता है। ये आपको बहुत कॉन्शियस एक एफर्ट लगाना पड़ता है उस माइंडसेट को चेंज करने में। बिल्कुल। बट मैम जैसे आपने पेशेंट्स देखे हैं कि स्ट्रेस की वजह से उन्हें कोई फिजिकल डिसीज़ आई हो या पैथोलॉजिकल कोई डिसीज़ स्टार्ट हुई हो, आपने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो ओरिजिन ही आपको स्ट्रेस मिला हो? आई थिंक ये तो मेरा सारे क्लाइंट्स में ही यूनिवर्सल है कि कहीं ना कहीं स्ट्रेस इज़ लाइक अ वेरी वेरी बिग फैक्टर ऑफ देयर अंडरलाइंग इश्यूज एंड एवरीथिंग एल्स। बट अगर आप कुछ पैथोलॉजी के बारे में बात करें या कुछ स्किन डिजीज़ के बारे में बात करें, मैंने ऑब्वियसली इतनी सिवियरिटी में डेफिनेटली मैंने इतना नहीं देखा है, बट आई हैव डेफिनेटली सीन कि एज सून एज मेरे क्लाइंट्स को कुछ एकदम स्ट्रेस आता है, उनके फेस पे पिंपल ब्रेकआउट होना शुरू हो जाते हैं, किसी किसी को इचिंग शुरू हो जाती है। ये तो मैंने, और नर्वसनेस में आई हैव सीन जैसे लोगों को अगेन स्टेज फ्राइट होती है, उनमें इचिंग इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी कॉमन। वो तो दिख भी जाता है जेस्चर्स में, और वो रेस्टलेसनेस और वो ऐसे स्क्रैच करना, राइट? तो ऑफ कोर्स मैंने इतनी सिवियरिटी में ये चीज़ें नहीं देखी हैं जैसे आप देख रहे हैं ऑन एन एवरीडे बेसिस, बट I've seen it at least in some level. जी। तो मैम व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, अगर एक इंडिविजुअल किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है और फीलिंग सम स्ट्रेस और लो, तो उसको रो लेना चाहिए या अपने एक्सप्रेशंस, यू नो, अगर बुरा लग रहा है तो बोल देना चाहिए, गुस्सा आ रहा है तो वो भी बोल देना चाहिए, खुश है तो वो भी बोल देना चाहिए? आपके हिसाब से क्या रिकमेंडेबल है कि उसको सप्रेस कर लो, डू नॉट टॉक टू यू नो एनीबडी, और आपको जो भी फील हो रहा है जस्ट एक्सप्रेस इट आउट? मैं तो आई एम अ बिग बिलीवर इन कि आपको रोना आ रहा है आप निकाल दो, आपको दुख हो रहा है, कुछ हो रहा है, आप निकाल दो। मैं तो कह रही हूँ बल्कि आप इतनी सारी सैड मूवीज देखो, सैड सॉन्ग सुनो, और जितना हो सकता है आप निकाल दो उस चीज को। Even there are studies that have shown कि crying releases happy hormones after a while. There have been studies that are done because it starts मतलब बेसिकली आपके जो emotions वो stress create कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं एक release मिल गया है, and that has physiological changes in your body. इसलिए जब आप रो लेते हो आपको नींद बहुत बड़ी अच्छी आती है, ग्लो भी करते हो, आप ग्लो भी करते हो क्योंकि वो टॉक्सिन्स वो सब कुछ रोने के बाद बहुत रिलीज होता है आफ्टर अ वाइल, राइट? सो आई वुड डेफिनेटली से कि आप किसी से बात करें इसके बारे में। अगर आपको लगता है कि आप अपने घर वालों से बात नेट से नहीं कर सकते क्योंकि सबकी फैमिली डिफरेंट होती है, सब लोग बहुत डिफरेंट होते हैं, आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। और वो इवन आइडेंटिफाई करना कि आपके सपोर्ट सिस्टम में कौन है जिनसे मैं बात कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी ऑफ मैनेजमेंट। मैम फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी मदर्स रही हैं, राइट? उनका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम शायद हमारे फादर्स ही रहे हैं, उनके हस्बैंड रहे हैं, बट उन्हीं से प्रॉब्लम हो, नाउ वेयर टू गो? ठीक है, तो अगर हम थोड़ा इसके बारे में हम आई थिंक व्हाट द टॉपिक दैट यू आर सेइंग इज कि हम सेल्फ रिलायंट कैसे बन सकते हैं कि अगर इन केस हमारा सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो हम उस चीज को कैसे वो इतना इमोशनली हमें केटर ही नहीं कर पा रहा और समझ ही नहीं पा रहा, सपोर्ट सिस्टम ही नहीं समझ पा रहा, और वो बोल रहा है दिमाग खराब हो गया और पागल हो गए हो, राइट? आपको क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। और जब ऐसे रिस्पॉन्सेज वहाँ से मिलते हैं जो सपोर्ट सिस्टम में कोई भी हो सकता है, योर ब्रदर, योर फादर, योर सिस्टर, योर स्पाउस, राइट? देन हमें अपना देन वेयर टू गो एंड व्हाट टू डू? ओके, देयर आर अ लॉट ऑफ वेज टू अगेन रिलीज दिस स्ट्रेस दैट जो हमारे अंदर बिल्ड हो रहा है। One, like I mentioned, physical activity is something that really helps to release these stress. मैं ये नहीं कहूँगी कि उससे आपको कुछ solution मिल जाता है, but definitely जैसे ही आपके happy hormones release हो रहे हैं, you feel better.
राइट. सेकेंड थिंग इज जर्नलिंग, जो मैं बहुत सारे अपने क्लाइंट्स को मैं रेकमेंड करती हूँ कि अपनी एक पेपर और पेन लेके बस लिखो कि आपको क्या फील हो रहा है. ओके. Just writing that down and and reading it also again can release a lot of feelings and a lot of stress with that. Again, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये एक temporary solution है, but for the time मतलब एक permanent solution है, but for the time being wherein आपका support system available नहीं है, या let's say कि आप किसी प्रोफेशनल के पास नहीं जा सकते हो किसी मजबूरी की वजह से, ये बहुत ही अच्छी एक हैबिट है जो आप डेवलप कर सकते हो अपने लिए. सो जब आप जर्नलिंग करना शुरू करते हो, अनदर कंपोनेंट दैट काइंड ऑफ कम्स इन इज सेल्फ कंपैशन, कि आप अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हो, किस तरीके से आप उन फीलिंग्स को देख रहे हो, ये भी बहुत मैटर करना शुरू कर देता है. तो इसके लिए तो आई थिंक मैं यही बोलूँगी कि आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, आप एक इंसान हैं, आपको डेफिनेटली हर तरीके का इमोशन फील होगा. उसको क्वेश्चन ना करके कि अरे मुझे ये क्यों फील हो रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन ना करके बस ये बोले कि हाँ मुझे ये फील हो रहा है, कैन बी ऑल्सो अ वेरी बिग गेम चेंजर. कि आप वो सेल्फ कंपैशन एटलीस्ट आप अपनी तरफ दिखा रहे हैं कि मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ इस इमोशन को, या मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस इमोशन को, मुझे फील हो रहा है. वहाँ से ही गेम स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है. राइट. सो दैट्स मेजरली व्हाट इट इज. आई एम टॉकिंग अबाउट बॉयज मैम, मेन, राइट. वो अपने इमोशन ज़्यादा शेयर करना पसंद नहीं करते, है ना. एंड मतलब क्यों नहीं करते, पहले तो मैं यही पूछूंगी. ठीक है. कि बीइंग मैन मतलब ऐसा क्या हो जाता है कि वो अगर उन्हें रोना आ रहा है तो वो छुप के रोएंगे या रोएंगे नहीं, या वो दिखाएंगे वो माचो मैन है, राइट. उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता या उन्हें तकलीफ नहीं होती, एंड व्हाई दे प्रिटेंड टू डू सो. ओके. मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये बहुत जेंडर स्पेसिफिक है, बट मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि मैन में डेफिनेटली ये चीज़ ज़्यादा है. yes. ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वी कम बैक टू दैट सेम पॉइंट ऑफ सोसाइटी में क्या रोल्स होते हैं या क्या जेंडर रोल्स बन गए हैं फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि अगर कोई इंसान लेट्स से कोई एक आदमी अपने इमोशंस मेंशन भी अगर कर रहा है, उसको चुप करा दिया जाता है कि अरे लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है यार. एग्जैक्टली. राइट. दैट इज अ वेरी कॉमन थिंग. अरे यार तू इस बात पे क्या रो रहा है, लेट इट बी, हो गया, खत्म करा, मूव ऑन. राइट. तो कहीं ना कहीं एक ये जो लोगों का भी एक वो पॉइंट है टू टेक इन अ सर्टन इमोशन, और टू टेक इन कि लोग, कि मेरे को मेरा दोस्त या मेरा फ्रेंड क्या बोल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं इस सोसाइटियल एटीट्यूड की वजह से ही कम हो गया है. कि अगर कोई मेंशन भी कर रहा होगा या एक्सप्रेस भी कर रहा होगा तो हम नहीं डील कर सकते. यस. नहीं हो सकता. वो कहीं ना कहीं उनके अंदर ही एक कुछ इमोशंस पैदा करना शुरू कर देता है, विच इज़ लाइक कि मुझे डील ही नहीं करना. सो दैट कीप्स कमिंग अप समटाइम्स इन दोज कॉन्वर्सेशंस. अनदर थिंग इज़ कि ऑलवेज एक, जैसे आपने बोला, एक माचो मैन की एक इमेज जो है, कि वो डेफिनेशन क्या बन गई है माचो मैन की, वो सालों से यही डेफिनेशन है कि वो कभी एक्सप्रेस नहीं करता है, उनको कभी दुख नहीं होता है, कभी कोई सिचुएशन आती है तो वो बिल्कुल स्ट्रांग होके खड़ा रहता है एंड डील करता है. और स्ट्रांग रहने का भी क्या मतलब है, अगेन, कि वो रोता नहीं है. तो वो कॉन्स्टेंटली जब एक आइडिया सोसाइटी में घूमे जा रहा है और वो बन गया है, तो ऑब्वियस सी बात है वो जनरेशन्स टू जनरेशन्स ट्रांसफ़र होता जाएगा. तो इसीलिए अगेन मेन आर, आफ्टर अ वाइल मेन स्टॉप गिविंग दोज इमोशंस, दे स्टॉप एक्सप्रेसिंग दोज इमोशंस, वो करते ही नहीं हैं. सेकेंड थिंग इज़ कि कहीं ना कहीं जैसे ये सोसाइटी एक एटीट्यूड भी बन गया है कि मैन इज़ अ प्रोवाइडर. मैन एक वो बाहर जाके काम करता है, वो एक स्ट्रॉन्ग इंसान है, वो
वो बेसिकली अगर हम लॉजिकली बात करें, वो पिछले जनरेशन में इसलिए बोलते थे क्योंकि फिजिकल काम बहुत ज़्यादा होता था, एग्रीकल्चरल काम बहुत ज़्यादा होता था, तो इसलिए मैन को फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ता था। एंड कहीं ना कहीं ये विमेन में भी एक आइडिया बैठ गया है कि अगर इफ अ मैन इज क्राइंग देन इट्स अ वेरी बिग डील। इट्स अ वेरी बिग डील कि अरे मैं तो खुद इतना इमोशनल हूँ, तुम भी अगर इमोशनल हो जाओगे तो फिर कैसे चलेगा। हाँ, ये आप भी रोते हो, लाइक दैट कमेंट्स एब्सोल्युटली मिल जाते हैं। आप क्यों रो रहे हो, आप तो इतने स्ट्रांग हो, आपको तो स्ट्रांग होना पड़ेगा फैमिली के लिए। एंड दिस इज एन एक्सपेक्टेशन दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। एज सून एज फैमिली में भी लेट्स से अगर एक हेड ऑफ द फैमिली विच अगेन यूजुअली इज कंसिडर्ड टू बी अ मैन, अगर उसकी डेथ हो जाती है द नेक्स्ट पर्सन दैट वी गो टू इज द सन कि अब इसको सब कुछ संभालना है। तो अगर ये रोएगा तो फिर कैसे चलेगा, राइट? तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है हमारी सोसाइटी में कि अब लड़कों के ऊपर वो इंटरनली ही वो प्रेशर बनना शुरू हो गया है, वेर इन दे कैन नॉट एक्सप्रेस देयर इमोशंस, वेर दे डोंट फाइंड अ सेफ स्पेस इवन व्हेन दे वांट टू एक्सप्रेस इमोशंस। इसलिए अब वो बन ही नहीं पाता है। एंड लड़कों के लिए भी कहीं ना कहीं ये इवन एक्सेप्ट करना कि मेरे को कुछ हो रहा है या मुझे कुछ डिफ़िकल्टी है या मुझे कुछ इमोशन फील हो रहा है इज़ ऑल्सो अगेन कंसिडर्ड टू बी अ वीकनेस। एंड मैं जेंडर स्पेसिफिकली मैं डेफिनेटली नहीं बोलूँगी, बट हाँ मेन में ये चीज़ ज़्यादा है फॉर श्योर। तो मैम अकॉर्डिंग टू यू नाउ अ डेज जैसे हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे पोस्टिंग अच्छी चल रही है, राइट? बहुत सारे फेमस इन्फ्लुएंसर्स या आरजे रह चुके हैं या एक्टर्स हैं या एक्ट्रेसेस हैं, बट सब कुछ मतलब अच्छा दिख रहा है सोशल मीडिया पे भी, सब हैपनिंग है, कूल है, दे आर पार्टिंग लाइक एनीथिंग एंड दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ। ऑल ऑफ अ सडन उनकी सुसाइड की न्यूज़ आ जाती है, ऑल ऑफ अ सडन, राइट? एंड मतलब ये क्यों हो रहा है? और ये अगर ऐसा ही इतना हैप्पी चल रहा है तो ये सुसाइड करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? और जब सुसाइड करा है तो मतलब जो सोशल मीडिया पे था वो सब फेक था या सिर्फ दिखाने के लिए था या कोप अप करने के लिए था? तो ये ऐसे न्यूज़ हमें ऑल ऑफ अ सडन देखने को क्यों मिलते हैं? आई थिंक वन थिंग दैट वी वांट टू ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट सोशल मीडिया इज़ कि सोशल मीडिया पे कोई भी अपना दुखी मोमेंट पोस्ट नहीं करता है, राइट? अब इसका मतलब ये नहीं है कि उस इंसान के दुखी मोमेंट्स नहीं चल रहे हैं, करेक्ट? बस वो पोस्ट नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे हमेशा हैप्पी मोमेंट्स शेयर करे जाते हैं, हैप्पी माइलस्टोन्स शेयर करे जाते हैं, कुछ अचीवमेंट्स शेयर करी जाती हैं, एंड दैट्स व्हाट द एम ऑफ ऑल्सो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एक बन गया है। इसके चलते चलते अब हमें उनकी लाइफ तो चलो हमें दिख रही है कि सोशल मीडिया पे सब कुछ हैप्पी चल रहा है, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट वी डोंट नो दैट पर्सन पर्सनली। हम नहीं जानते उस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है। तो अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया को ही एक बेसिस बना लेते हो कि हाँ उनकी लाइफ तो कितनी हैपनिंग है, उनकी लाइफ तो कितनी अच्छी चल रही है, दैट इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स। अगेन वी हैव टू रिमेंबर कि कोई अपने दुखी मोमेंट्स नहीं दिखा सोशल मीडिया पे नहीं दिखाता है, ना ही कोई शेयर करता है, ठीक है? तो एकदम से ये न्यूज़ आना कि दैट पर्सन हैज़ सुसाइडेड इज़ आई डोंट थिंक इट्स कमिंग आउट ऑफ नोवेयर। द पर्सन जो उनको पर्सनली जानते होंगे, ओनली वो जानते हैं कि उस इंसान के साथ क्या चल रहा था और क्या नहीं हो रहा था। और अगर हम सुसाइड की भी बात करें, दैट्स एक ट्रिगर वार्निंग डेफिनेटली मैं देना चाहूँगी। व्हेन वी टॉक अबाउट सुसाइड और व्हाई पीपल सुसाइड, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इसके पीछे। उस इंसान के अंदर वो दर्द और वो इमोशंस इतने ज़्यादा हो जाते हैं एट दैट टाइम
कि उनको सुसाइड करना ही एक ईजियर ऑप्शन लगता है. ओके. Which is why when we are talking about chronic stress, depression and anxiety, these are very serious mental illnesses that can lead up to suicide. अगर इनको untreated रखा जाए या ना पता चले कि क्या हो रहा है उस इंसान के साथ, या अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, it can definitely lead to suicide. That person ending the life, क्योंकि उनका internal pain ही इतना ज़्यादा है कि उनको अब वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, which is why suicide becomes Easy. like an only option. ओके. That's what happens. तो मैम इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू एंड वी गॉट टू नो मैनी थिंग्स, है ना, कि कैसे हमें डील करना है सिचुएशंस को, क्योंकि सिचुएशंस तो आती जाती रहेंगी एंड स्ट्रेस भी आता जाता रहेगा, बट नाउ वी नो कि हमें उससे बाहर कैसे निकलना है. तो हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कि वो खुद को सुने, अपने मेंटल हेल्थ को सुने, फिजिकल हेल्थ को सुने, एंड व्हाट दे शुड डू, यू नो, टू स्टे काम एंड टू, यू नो, हो जाएगा जो भी हो रहा है वो हो जाएगा, बट हम नहीं बीमार पड़ेंगे, ना फिजिकली ना मेंटली. आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं डेफिनेटली ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि टेक एट लीस्ट 5 minutes out of your day to just sit with yourself, to just see and observe कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको क्या फील हो रहा है. क्योंकि कभी कभी जब हम ये एवरीडे लाइफ में होते हैं, हम ये चीज़ें भूल जाते हैं करना, या हम उस चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं. तो जस्ट एवरी डे अगर आप अपने लिए 5 मिनट भी निकाल लेते हैं, दैट कैन हेल्प अ लॉट. So I would definitely suggest to take 5 minutes and just sit with For yourself. yourself only. Absolutely. Nobody. वहाँ पे कोई सोशल मीडिया नहीं है, फ़ोन नहीं है, कुछ नहीं है. बट हाँ, अगर आपको फ़ोन कुछ म्यूज़िक सुनने के लिए यूज़ करना है, that is absolutely okay. आपको म्यूज़िक चाहिए कि आपको डांस करना है, बिल्कुल करिए, absolutely यूज़ करिए. बट वो 5 मिनट अपने साथ बैठना, बिल्कुल एक शांति में, एंड टू जस्ट लिसन टू व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड ऑफ यू इज समथिंग दैट विल गो अ लॉन्ग वे अगर ये प्रैक्टिस शुरू हो जाती है तो. नाइस. सो ये हमारे साथ थे जसमीत कौर, और अगर आपको किसी भी प्रोफेशनल की ज़रूरत है अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छी स्टेट में लाने के लिए, टू रिलीज़ ऑल योर स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, और समझने के लिए, तो आप प्लीज़ मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं, मैम से मिल सकते हैं और अपना मेंटल हेल्थ एक अच्छे स्पेस में ला सकते हैं. तो आप हमें कमेंट भी करके बताइए कि मैम के साथ हम और सेशंस कब करने वाले हैं और आपके क्वेश्चंस कब कवर करने वाले हैं. टिल देन अपने साथ आपको 5 मिनट बिताना है, जैसे मैम ने बोला, और अपना मेंटल हेल्थ एक अच्छे स्पेस में रखना है. फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में. टिल देन